स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से प्रश्न बैंक की एक सीरीज दी जा रही है जो है हमारा 2023 वाले सेशन के लिए। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, साथ ही 10th और 12th क्लास के लिए दी जा रही है। इसी सीरीज में हम लोग देख रहे हैं अभी 2023 का 12th क्लास का रसायन शास्त्र जो कि हिंदी मीडियम का है। इसका परीक्षा बोर्ड का सीरीज पहले ही मैं आप लोगों को दे चुका हूं। तो जो आपका रसायन विज्ञान का पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा, जिसमें से 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। इस वीडियो में 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ही हम कवर करेंगे। इसको मैं बहुत जल्दी आपको सारे मतलब ये पढ़ करके ऐसे सुना दूंगा और समझा भी दूंगा, जिससे कि आप इसको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सको। जितनी बार आप वीडियो को देखोगे उतना जल्दी आपको और उतना अच्छे से याद हो जाएगा। ये पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, गूगल के ऊपर बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करना है। जैसे ही आप बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे तो जो पहली लिंक आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है और पहली लिंक पे क्लिक करते से ही आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे। तो इस वेबसाइट पे हमने 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के सारे कोर्सेज की लिस्ट दे करके रखी है फुटर में। जैसे ही आप यहाँ आते हो तो आपको हिंदी में यहाँ पे दिख जाएगा 12वीं रसायन विज्ञान। इंग्लिश के लिए आपको दिखेगा 12th केमिस्ट्री। तो जैसे ही आप इनको ओपन करोगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी को या इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को, तो एक मिलेगा स्टडी मटेरियल। उसमें ओपन करते से ही आपको एनसीईआरटी की बुक्स, नोट्स वगैरह और क्वेश्चन बैंक की सीरीज वगैरह, पीडीएफ वगैरह और लास्ट ईयर के पेपर, लास्ट ईयर के टॉपर्स की कॉपी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो फिर वेबसाइट पे से आकर के सीधे इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो बलास्ट कोचिंग क्लासेस के नाम से, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर 11.2 के सब्सक्राइबर है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि 12th क्लास की हमने क्वेश्चन बैंक की सीरीज, 12th क्लास की परीक्षा बोर्ड की सीरीज और 12th क्लास के आईएमपी क्वेश्चन 2022-23 की सीरीज दे करके रखी है, जो आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से दिलाएंगे। तो आप ये भी सारी वीडियो देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ, पर उससे पहले 2023 वाले जो सेशन है उसमें केमिस्ट्री के हमारे 16 चैप्टर हैं, जिनमें से 6 चैप्टरों को रिमूव कर दिया है। तो अब केवल कितने आएंगे? 10 चैप्टर आएंगे। 6 जो हटे हुए हैं वो ठोस अवस्था, पृष्ठ रसायन, तत्वों का निष्कर्षण, पी ब्लॉक, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये 6 चैप्टर आपके हट गए हैं। इनको हटा करके जो 10 चैप्टर बचे हुए हैं आपको उन्हीं में से पढ़ना है। इसी में आपका बोर्ड में पूछा जाएगा। तो पहला अध्याय है हमारा इसका विलयन यानी सॉल्यूशन। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था। तो ये किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी ने दिया था। दूसरा है पीतल है, तो पीतल हमारा क्या है? एक ठोस विलयन है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा है अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये क्या नहीं है? बाष्प दाब नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। उसके बाद में अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में नियम का पालन करे। तो कौन से नियम का पालन करे? राउल्ट नियम का पालन करे। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला सेकंड, तो दूसरा है विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन कहते हैं। तीसरा है अणु संख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो किसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चौथा है विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो इसका आंसर क्या आएगा? संतृप्त विलयन की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। उसके बाद में अगला और लास्ट है हमारा पांचवा, तो यह है अर्ध परागम झिल्ली से केवल के अणु पार हो सकते हैं। तो किसके अणु पार हो सकते हैं? विलायक के अणु पार हो सकते हैं। अगला हमारा सही जोड़ी बनाइए। पहला हमारा गैसों का द्रव में विलयन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडा वाटर। दूसरा है ठोस का गैस में विलयन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? धुआं। तीसरा है हमारा अणु संख्या गुणधर्म, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? विलेय की कण संख्या। उसके बाद में चौथा है हमारा राउल्ट के नियम का पालन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श विलयन। और लास्ट और पांचवा है हमारा अधिक मात्रा में विलेय की मात्रा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सांद्र विलयन। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन हमारा विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। तो विलयन क्या कहलाता है?
तनु विलयन कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा, प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यांक की चालकता कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं उससे हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, मोल प्रभाज्य। पांचवा हमारा, विलयन जो बिना संघटन बदले एक ही ताप पर आसक्ति होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वांथांकी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ये आपको ये पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे। ये जो इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ये हैं, इन सब के आईएमपी हमने वेबसाइट के ऊपर दे करके रखे, वहां से आप जाकर के आईएमपी क्वेश्चनों को देख सकते हो, और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये सारे क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में हमारा सेकेंड चैप्टर है यह सेकंड, विद्युत रसायन। इसका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, और पहला है कैथोड पर होने वाली क्रिया, तो कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अवकरण क्रिया होती है। दूसरा हमारा, वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता, तो कौन नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तनुता, तापक्रम, विद्युत अपघटन की प्रकृति, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा है एक फैराडे विद्युत का मान, तो एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है, तो इसका होता है 96,500 कूलम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, तो चौथा है संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ है, तो कौन सी पदार्थ है, तो इसका आंसर आ जाएगा लेड। पांचवा हमारा, लोहे पर जंग लगने की क्रिया है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या है, संक्षारण है। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, तो छठवां विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, तो हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। दूसरा है एसिटिक अम्ल एक वैद्युत अपघट्य है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तीसरा है विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर होता है, तो विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। चौथा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव माना गया है, तो ये क्या माना गया है, 0.0 वोल्ट का माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है कहलाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल। छठवां है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनिक होते हैं कहलाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी बनाइए, जिसका पहला है दुर्बल विद्युत अपघट, तो ये हमारा जाकर के मिलेगा किसको, NH4OH। नेक्स्ट है प्रबल विद्युत अपघट, तो ये जाकर के मिलेगा हमारा HCl को। तीसरा है हमारा संचारण, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जंग लगना। चौथा है हमारा धात्विक चालन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Al। पांचवा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0 वोल्ट होता है। उसके बाद में अगला हमारा चौथा क्वेश्चन, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, विद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम कहलाते हैं, तो वे नियम क्या कहलाते हैं, फैराडे के नियम कहलाते हैं। तीसरा है हमारा वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन उपचयन एक साथ होते हैं कहलाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चौथा है पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं कहलाते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। पांचवा है नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलरास का नियम कहते हैं। अगला है हमारा वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। उसके बाद में आगे है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, और तीसरा चैप्टर है हमारा रासायनिक बल गति। इनको आप जितनी बार सुनोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम से पहले तो आपको जरूर सुन करके जाना है। और जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, मतलब ऐसा कि जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो आप इस वीडियो को सुन सकते हो, जिससे कि आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर रासायनिक बल गति का, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ, तो अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है, घटता है। उसके बाद में दूसरा है निम्नलिखित में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकारकों की
सांद्रण पर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये ताप के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इसकी वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो ये होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उसके बाद में पांचवा है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ताप के साथ। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? टक्करों की प्रभावी संख्या का बढ़ जाना। सातवां है, किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यह अभिक्रिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? यह अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग के ए टू दी पावर एम और बी की पावर एन, तो इसकी कोटि होगी। तो इसकी कोटि हमारी क्या हो जाएगी? जो ये ए और बी की पावर होती है ये जुड़ जाती है, यानी एम प्लस एन। नाइन्थ हमारा, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रथम कोटि होती है। अगला है हमारा दसवां, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु निर्भर करती है। तो ये अर्ध आयु किसके ऊपर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया कारक एवं उत्पादन दोनों की सांद्रता पर नहीं। उसके बाद में 11वां हमारा, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 12वां, एक रासायनिक अभिक्रिया ए बी में पाया गया कि अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, तब ए का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है, अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा हमारा आधी होगी इसकी कोटि। नेक्स्ट है 13वां, किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का कारण है। तो इसका क्या है? तो ये टक्करों की प्रभावी संख्या बढ़ जाना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 14, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग से निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? तो ये किसमें परिवर्तन होता है? सक्रिय ऊर्जा में। लास्ट हमारा, जब एक अभिक्रिया पदों में क्रम में होती है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मंदतम पद द्वारा की जाती है। उसके बाद में अगला है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समकलित दर समीकरण होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया का समकलित दर समीकरण सूत्र होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो ये होती है हमारी सेकंड इनवर्स। तीसरा है, अभिक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समान अनुपाती होती है। चौथा है, अभिक्रिया की का मान शून्य नहीं हो सकता। तो अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। पांचवा है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कोटि अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो छठवां प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण एक क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। सातवां है, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। आठवां है, दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग होता है। तो इसके घातांकों का योग क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अभिक्रिया की कोटि होता है। 9th है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र तथा प्रतीक अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? साम्य स्थिरांक कहलाता है। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो 10वां है, अभिकारक या क्रिया फलन की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा? दर स्थिरांक पर। दर स्थिरांक अभिकारक या क्रिया फलन की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होती। 11वां हमारा, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कोटि की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारा 12वां, तो 12वां, अणु संख्या सदैव होती है। तो ये क्या होती है? अणु संख्या सदैव पूर्णांक होती है। 13 हमारा, हर्नियर समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हर्नियर समीकरण क्या होता है? k इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस सी अपॉन में आर टी। 14 अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। 15वां है, तीव्र अभिक्रिया सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो ये 10 टू दी पावर माइनस 12 सेकंड से भी कम समय में क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में अगला है हमारा, जोड़ियां बनाइए। पहला हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। दूसरा प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो इसकी यूनिट हमारी क्या होती है? पर सेकंड।
तीसरी हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसकी यूनिट होती है पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद में अगला है हमारा तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा मोल की पावर -2, फिर उसके बाद में लीटर टू सेकेंड इनवर्स। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो किसकी नहीं करती, शून्य कोटि की। दूसरा है हमारा इकाई समय में क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको अभिक्रिया दर कहते हैं। तीसरा है किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। चौथा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए, तो इसका क्या होता है, T12 इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में K। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल किसके समानुपाती होता है, तो किसके होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर। छठवां है दर निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अणु संख्या कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसको हम अगली किसी वीडियो में देखेंगे। अगले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, तो इसके बाद में हमारा चैप्टर है फोर्थ, और चौथा चैप्टर है हमारा डी एवं एफ ब्लॉक। तो इसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है डी एवं एफ ब्लॉक तत्व में संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व हमारे क्या होते हैं, तो ये रंगीन यौगिक बनाता है, परिवर्तन संयोजकता प्रदर्शित करता है, मिश्र धातुएं बनाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व है, तो ये किसका है, इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक का। तीसरा है 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परीक्षण प्रभाव, तो परीक्षण प्रभाव क्या हो जाता है, तो ये बढ़ता है। उसके बाद में चौथा है किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो किसकी है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Mn की। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा संक्रमण तत्व। छठवां है संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि, तो क्यों होते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसलिए। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है परा यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो कि, तो जो कि क्या होते हैं हमारे, जो कि यूरेनियम से भारी हैं। आठवां हमारा क्रोमियम परमाणु में अधुनिमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 होती है। नाइन्थ है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अंतरकाशी यौगिक बनाता है, तो इनमें से कौन सा बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फेरस भी बनाता है, कोबाल्ट भी बनाता है, मैग्नीन भी बनाता है, यानी सभी हो जाएगा। 10th हमारा लेंथेनाइट श्रेणी में लेंथेनाइट हाइड्रो ऑक्साइड की क्षारकता, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या होती है, घटती है। उसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है हमारा एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, तो ये कौन से तत्व कहलाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा है अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो कौन से अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लेंथेनाइट की त्रिज्या का आकार क्रमशः होता है, तो ये क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आकार क्रमशः कम होता है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, जर्डेन केवल ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो ये कितनी करता है, +2। पांचवा संक्रमण तत्वों और उनके यौगिकों का कार्य करते हैं, तो संक्रमण तत्व और उनके यौगिक किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का। छठवां हमारा अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कितना है, N-2 F1-14 N-1 D0-1 और NS2। उसके बाद में सातवां है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका क्या है, KMnO4। इसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, सही जोड़ी बनाइए, जिसका पहला है हमारा एक्टिनाइड, तो एक्टिनाइड क्या है, एक रेडियोधर्मी है। दूसरा हमारा रंगहीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Zn2+। तीसरा हमारा सिक्का धातु, तो ये कौन कौन सी होती है, कॉपर, सिल्वर, ठीक है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसका पहला है Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्यों, क्योंकि डी कक्षक पूर्ण होता है। दूसरा Cu+ तथा Cu++ में कौन सा आयन रंगहीन है और क्यों, तो Cu2+ हमारा क्या है, रंगहीन है। एफ है, एफ ब्लॉक तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट।
चौथा है लैंथेनाइड की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो कौन सी होती है, 3। पांचवा है Fe++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4। छठवां हमारा लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, AgNO3 को। उसके बाद में अगला है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करने हैं। इसके जो भी IMP क्वेश्चन है वो मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से IMP क्वेश्चनों को देख सकते हो। उसी में से आपके मैक्सिमम IMP क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है हमारा अध्याय 5 उप सहसंयोजी यौगिक, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा NiCO4 का होल 4 का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमारी कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। दूसरा हमारा मोहर लवण है, तो मोहर लवण क्या है, द्विक लवण है। तीसरा CuNH3 का होल 4, SO4 में Cu की समन्वयिक संख्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या है इसकी, तो 4 है। चौथा है NiCO का होल 4 में MC बंध होता है, तो MC बंध क्या होता है हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा सिग्मा एवं पाई दोनों बंध होते हैं। उसके बाद में पांचवा हमारा CONH3 का होल 6 3+ आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी EAN संख्या क्या है, 36 है। छठवां हमारा संकुल यौगिक में लिगेंड, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। उसके बाद में सातवां है निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है, तो इनमें से कौन सा बनाता है, तो ऑक्सलेट बनाता है। उसके बाद में आठवां हमारा सामान्यतः परमाणुओं का समूह लिगेंड के समान कार्य कर सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, वे या तो उदासीन अणु हो या फिर ऋणावेशित आयन हो। उसके बाद में अगला है हमारा 9, तो 9 है उप सहसंयोजी यौगिक में किसी धातु की उप सहसंयोजी संख्या है, तो कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय संयोजकता के समान है। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उप सहसंयोजी यौगिक नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फेरस अमोनियम और सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट नहीं है। उसके बाद में अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला है वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, कि वे यौगिक जिनमें धातु कार्बन समूह के साथ जुड़ा होता है वे क्या कहलाते, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। दूसरा है हमारा सभी हरे पौधे में पाया जाने वाला संकुल यौगिक है, तो कौन सा है, क्लोरोफिल है। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा विटामिन B12 का संकुल यौगिक होता है, तो कौन सा होता है, कोबाल्ट। चौथा EDTA लिगेंड है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो EDTA एक बहुतंतुर लिगेंड है। पांचवा इलेक्ट्रॉन युग्मदाता कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता लिगेंड कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां, तो छठवां है लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य बंध बनता है, तो ये कौन सा बनता है, उप सहसंयोजी बंध बनता है। सातवां हमारा प्रस्फुटन रोधी कार्य धात्विक यौगिक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टेट्राइथिलीन लेड है। आठवां हमारा उप सहसंयोजकता का सिद्धांत ने दिया, तो किसने दिया, बर्नर ने दिया। 9th है फेरोसीन में दो साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच परमाणु होते हैं, तो कौन से होते हैं, आयरन परमाणु होते हैं। 10वां हमारा हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है, तो किसका है, संकुल का यौगिक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी बनाइए, जिसका पहला है हमारा EDTA, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो EDTA का हो जाएगा हमारा बहुतंतुर लिगेंड है। दूसरा है क्लोरोफिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। तीसरा हमारा नाइट्रेट या नाइट्रेटो, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक लिगेंड है। नेक्स्ट है डाइफेनिल फॉस्फीन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो उदासीन लिगेंड है। और पांचवा हमारा एक्को, तो ये क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की संख्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, उप सहसंयोजी संख्या कहलाती है। दूसरा है डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनियम 4 आयन का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र क्या होगा, P+Cl4, और फिर इसको ब्रैकेट में लिख करके हम ऊपर क्या कर देंगे, इसके प्लस लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा। तीसरा है यदि संकुल आयन ऋणायनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लगाते हैं, तो इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, तो एट लगाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, तो चौथा है वे योगशील यौगिक जो क्रिस्टल जालक के रूप में ही स्थायी होते हैं, किंतु जलीय विलयन में अपनी यौगिकों में
टूट जाते हैं कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा। तो पांचवा हमारा, वे आणविक या योगशील यौगिक जिनका अस्तित्व जलीय विलयन या विलायक के विलयन में भी विद्यमान रहता है कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? संकुल यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां। तो छठवां है, लिगेंड में वह विशिष्ट परमाणु जो वस्तु या इलेक्ट्रॉन युग्म देता है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? दाता परमाणु कहलाता है। इसके बाद में अगला है हमारा सातवां। तो सातवां, धातु या धातु आयन के साथ संयोजन का जब कोई बहुधंतो लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? क्लेट कहलाता है। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? उपसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। नाइन्थ है, उपसंयोजन संख्या 6 वाले सकुल आयन का आकार होता है, तो क्या होता है? अष्टफल की। और लास्ट है, बर्नर की प्राथमिक संयोजकता से निर्मित बंध होता है, तो ये क्या होता है? विद्युत संयोजी होता है। नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी चलते हैं हम आगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा छठवां, और 6th चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो छठवां चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ नीला अवक्षेप देगा? तो कौन सा देगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? Ki, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट हमारा SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है, तो प्रथम पद में किसका निर्माण होता है? तो CH3 का, सॉरी कार्य धनायन का। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो कौन सा देता है? CHI देता है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फियोन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा फियोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा CCl2F2। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, CX बंध होता है, तो CX बंध हमारा क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ध्रुवीय होता है। छठवां, ओजोन परत के लिए घातक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? क्या है? CCl2F2। सातवां है, एरल हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये कैसा होता है? sp2 संकृत होता है। नेक्स्ट हमारा आठवां, एथल आयोडाइड को एल्को KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आएगा एथिलीन। नाइन्थ है, C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? CHI3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा 10वां, रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो ये किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर आएगा क्लोरोबेंजीन। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला है हमारा सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पादन है, तो इसका क्या है? क्लोरोबेंजीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, तो सेकंड है क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र है, तो क्या है? COCl2। नेक्स्ट हमारा थर्ड, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है, तो क्या है? RX। चौथा है, एरोमेटिक प्राथमिक अमीन का क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा होता है? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। पांचवा हमारा, क्लोरिटोन उच्च कोटि की है, तो ये क्या है? निद्राकारी औषधि है। छठवां हमारा, प्रशीतक फ्योन का सूत्र है, तो क्या है? CCl2F2। नेक्स्ट हमारा SN1 अभिक्रिया पद में होती है, तो SN1 अभिक्रिया कितने पद में होती है? 2 पद में होती है। उसके बाद में अगला है हमारा जोड़ियां मिलाइए। पहला हमारा SN1, तो SN1 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मुक्त मूलक है। दूसरा SN2, तो ये क्या है? हमारा माध्यमिक उत्पादक है। तीसरा है हमारा क्लोरोप्रिकिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये युद्ध गैस है। चौथा है हमारा क्लोरिटोन, तो ये हमारा क्या है? निद्राकारी है। और पांचवा कार्बोनिल क्लोराइड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉस्जीन गैस है। उसके बाद में अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा, क्लोरोबेंजीन को किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है? तो किसके साथ कराने पर होता है? क्लोरल पर। उसके बाद में दूसरा है हमारा, बुर्ज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सोडियम का किया जाता है। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ
निर्जल AlC3 की उपस्थिति में क्रिया करने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो इसका अभिक्रिया का नाम क्या है? तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा चौथा, एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है? एल्केन। पांचवा है, बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कर बनाता है, तो क्या बनाता है? BHC। छठवां है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी जल में अवलीय होता है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? हाइड्रोजन बंध ना बनना। उसके बाद में अगला है हमारा, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करने हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में सातवां चैप्टर है हमारा, 6 के बाद में सेवन चैप्टर है हमारा, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा एल्कोहल का। दूसरा है हमारा, फिनॉल का स्वभाव होता है, तो फिनॉल का स्वभाव हमारा कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। तीसरा है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ये क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आएगा सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। चौथा है, अल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जल के साथ हाइड्रोजन बंध। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ईथर। छठवां है, ईथर के समावयवी होते हैं, तो क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा एल्कोहल। सातवां है, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कर बनाता है, तो ये क्या बनाता है? तो इसका आंसर आएगा प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट है आठवां, निम्न में से कौन थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है? तो कौन बनाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या? फिनॉल। नेक्स्ट है नाइन्थ, एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? मेथिल एल्कोहल प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 10वां, एथिल एल्कोहल को व्यंजन चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो गर्म करने पर क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका फर्स्ट है हमारा, की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। दूसरा हमारा, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर बनता है, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा का मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है? HCl का। चौथा हमारा, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो गर्म करने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर आ जाएगा बेंजीन बनता है। पांचवा है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित्र होकर बनाता है, तो क्या बनाता है? बैकेलाइट बनाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, लकड़ी के भंजन आश्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मेथिल एल्कोहल। तो लकड़ी के भंजन आश्वन से मिथाइल एल्कोहल और प्राप्त किया जाता है। सातवां, फिनॉल का स्वभाव होता है, तो फिनॉल कैसा होता है? अम्लीय होता है। आठवां है, ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से होता है, तो एल्कोहल से क्या होता है? कम होता है। नाइन्थ है, द्वितीय एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है, तो क्या होता है? कीटोन प्राप्त होता है। 10वां है, निषेचक के रूप में का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? ईथर का किया जाता है। अगला हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा पेरिडीन। उसके बाद में दूसरा हमारा, अल्कोहल के निर्जलीकरण पर बनता है, क्या बनता है? एल्किन। तीसरा हमारा, ईथर का समावयवी होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एल्कोहल। चौथा हमारा, उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताओ जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो कौन सा हमारा आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? इथाइल एल्कोहल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा है, एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण की अवस्था लिखिए, तो क्या होती है? sp3 और sp2। छठवां हमारा, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है, तो क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल। सातवां है, जटिल कार्बन यौगिक को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन करने की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? किण्वन। आठवां है, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? फिनॉल को कहते हैं। उसके बाद में ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो 7th के बाद में हमारा 8th चैप्टर और 8वां चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एवं
कार्बोक्सिलिक अम्ल। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, कैनिंजारो अभिक्रिया नहीं देता, तो कैनिंजारो कौन सी अभिक्रिया नहीं देता, तो एसिल्टिहाइड नहीं देता। दूसरा है रोजेनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पादक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्या है, एल्डिहाइड है। उसके बाद में तीसरा है हमारा रजत दर्पण परीक्षण देता है, तो रजत दर्पण परीक्षण क्या देता है, तो ये एल्डिहाइड देता है। चौथा है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो कौन सा होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया कर गुलाबी रंग नहीं देता, तो कौन नहीं देता है, तो इसका आंसर आएगा एसीटोन। नेक्स्ट है छठवां, निम्न में से किसके OH समूह नहीं है, तो किसके OH समूह नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड। सातवां है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एसीटोन। आठवां हमारा एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अम्ल। उसके बाद में नेक्स्ट है नाइन्थ, यौगिक CH3 CH2O CH2 CH3 एवं CH3O CH2 CH2 CH3 है, तो ये हमारे क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारा मध्यावधि है। उसके बाद में नेक्स्ट है 10, निम्न में से किस में कैनिंजारो अभिक्रिया होती है, तो किसके अंदर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C6H5CHO। उसके बाद में अगला हमारा 11वां, एसिटेमाइड के जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एसिटिक अम्ल। 12वां हमारा क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा साबुनीकरण। नेक्स्ट हमारा 13वां, डाईएथिल ईथर का आचरण है एक, तो ये कैसा आचरण है, तो इसका आंसर आएगा लुईस अम्ल के समान है। 14 हमारा कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आश्वन से प्राप्त होता है, तो शुष्क आश्वन से क्या प्राप्त होता है, इसका आंसर आएगा एसीटोन। नेक्स्ट है 15, सिरके में अम्ल होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला हमारा प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा एल्डिहाइड बनाते हैं। दूसरा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया कराने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा कीटोन उपचायित होकर एल्कोहल बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, कीटोन का क्वथनांक समावयी एल्डिहाइड से होता है, तो क्या होता है, उच्च होता है। पांचवा है एल्डिहाइड एवं कीटोन में समूह होता है, तो कौन सा होता है, कार्बोनिल समूह होता है। नेक्स्ट है छठवां, कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर देता है, तो क्या देता है, एल्केन देता है। नेक्स्ट है सातवां, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर वसा अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की संख्या होती है, तो कार्बन की संख्या जिसमें क्या होती है, समान होती है। आठवां है टोलेन अभिकर्मक है, तो ये कैसा है, अमोनिकल AgNO3। नाइन्थ है लाल चींटियों से प्राप्त होता है, तो क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। 10वां है वे एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्डिहाइड संघनन देते हैं, जिसमें उपस्थित होता है, तो जिसमें क्या उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद में अगला है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है इसका हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, टोलेन अभिकर्मक। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकृत अवस्था क्या है, तो ये क्या है, sp2। तीसरा हमारा एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया का नाम बताइए, तो कौन सी है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। चौथा है एल्डोज संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, तो किस में होता है, अल्फा हाइड्रोजन। पांचवा है हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया वसा अम्लों से कराने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा शिम्टन श्मिट अभिक्रिया। छठवां हमारा फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्रता NaOH से क्रिया क्या कहलाती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा कैनिंजारो अभिक्रिया। लास्ट है फेल्डिंग विलयन के साथ लाल भूरे अवक्षेपण देता है, तो ये क्या देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड देता है। उसके बाद में नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये आपको करने हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो 8th के बाद में 9th चैप्टर है हमारा नाइट्रोजन युक्त कार्बन, ठीक है। तो 9th चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है,
तो ये क्या देता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक अमीन। दूसरा है मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर देता है, तो ये क्या देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CH3COOH। तीसरा है एथिल अमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, तो ये क्या बनाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। चौथा है एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं, तो कौन करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाष्प आश्वन से। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रो आयन प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा द्वितीयक अमीन। छठवां हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड में, तो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या घटती है। उसके बाद में अगला हमारा सातवां, तो सातवां है एसिटामाइड ब्रोमीन एवं क्षारक के साथ क्रिया करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आएगा मेथिलामीन। आठवां है दुर्बलतम क्षारक है, तो दुर्बलतम क्षारक कौन सा है, अमोनिया। नाइन्थ है अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अमोनियम साइनेट। उसके बाद में नेक्स्ट है और लास्ट है दसवां, निम्न में से कौन सा यौगिक रजक परीक्षण देता है, तो कौन सा देता है, तो इसका आंसर आएगा एनिलीन। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है एमीन की क्षारकीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित के कारण होती है, तो किसके कारण होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरा है स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड को में परिवर्तन करता है, तो किस में परिवर्तन करता है, एल्डिहाइड में परिवर्तित करता है। तीसरा है कार्बिल अमीन परीक्षण केवल एमीन देता है, तो कौन सा देता है, केवल प्राथमिक अमीन देता है। चौथा हमारा एमीन में CX बंध का अमोनिया द्वारा विदलन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, अमोनी अपघटन कहलाता है। पांचवा शुद्ध अमीन होती है परंतु वायु में अधिक समय तक रखने पर रंगीन हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कि कैसी होती है, रंगहीन होती है परंतु वायु में अधिक समय तक रखने पर क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। छठवां है एनिलीन का क्लोरोफॉर्म व एल्कोकास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो यह आएगा एनिलीन का क्लोरोफॉर्म व एल्कोकास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर फिनाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला हमारा सातवां, तो सातवां मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पादक होता है, तो क्या होता है, साइनेट। आठवां है एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 9, मिथाइल एमीन अमोनिया से क्षारकीय है, तो क्या है, मिथाइल अमीन अमोनिया से साइनाइड क्षारकीय है। 10वां है ट्राइनाइट्रोटोल्यून एक पदार्थ है, तो नहीं, ये अधिक क्षारकीय है। ट्राइसाइनाइड टोल्यून एक पदार्थ है, तो क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। पहला हमारा नाइट्रोबेंजीन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा मीरबेन तेल। दूसरा मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्किल आइसोथाइसोसाइनेट। नेक्स्ट है कार्बनिक एमीन अभिक्रिया, तो इसका क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। और लास्ट हमारा सेंडमेयर अभिक्रिया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद में अगला है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, तो HNO3 + H2SO4 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। दूसरा हमारा मिरबेन का तेल किसे कहते हैं, तो मिरबेन का तेल हम किसे कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को। तीसरा है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो में विभेद के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं, तो कौन सा करते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं। चौथा है हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों, तो क्यों पड़ जाता है, ऑक्सीकरण होने के कारण। पांचवा है हमारा नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर प्राप्त होता है, तो क्या होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो छठवां है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ क्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सातवां, तो सातवां हमारा कार्बिल अमीन परीक्षण देता है, तो ये हमारा कैसा परीक्षण देता है, प्राथमिक परीक्षण देता है। आठवां है एमीन की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। और लास्ट है किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, तो किस में नहीं पाया जाता,
तृतीय अमीन में नहीं पाया जाता। उसके बाद में नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करने हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 10वां, और 10वां है जैव अणु, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा जैव अणु का। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा होता है? प्रोटीन। दूसरा, आरएनए में नहीं पाया जाता, तो आरएनए में हमारा क्या नहीं पाया जाता? थाइमीन। तीसरा हमारा पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेलुलोज। चौथा है, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है? तो कौन सा करता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा 5वां, सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं, तो कौन से हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा एटीपी। छठवां है, विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 हमारा क्या है? थाइमीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है हमारा 8वां, तो 8वां, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा विटामिन बी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th, एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में रूपांतरित को उत्प्रेरक करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? वो कौन सा होता है? जाइमेज। उसके बाद में अगला है 10वां, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, तो ये कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। 11वां हमारा हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन हमारा क्या है? तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेक्स्ट है 12वां, विटामिन B12 धातु उपस्थित होती है, तो विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा कोबाल्ट, CO। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन D। 14 है, सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक है, तो कौन सा है? ATP। नेक्स्ट और लास्ट है, पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो किससे हो जाता है? विटामिन C। उसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज 6 कार्बनिक सैकेराइड है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त क्या है? मोनोसैकेराइड है। दूसरा है, एमिनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? पेप्टाइड कहलाता है। तीसरा है, विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना का प्रभावित नहीं करता, तो किसको नहीं करता? प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। चौथा है, प्रोटीन का बहुलक है, तो प्रोटीन का बहुलक क्या है? अमीनो अम्ल। 5वां हमारा 5th है, DNA में नहीं पाया जाता, तो DNA में क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल। 6वां, विटामिन A की कमी से नामक आंखों की बीमारी हो जाती है, तो कौन सी हो जाती है? रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। 7वां, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो कौन सा रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, जो विटामिन K की वजह से आता है। नेक्स्ट 8वां, आयोडीन की कमी से रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा होता है। 9th है, हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है, तो कौन सा? इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। 10वां है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ATP के अणु उत्पन्न होते हैं, तो क्या होते हैं? 38 अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, जोड़ियां मिलाइए। पहला हमारा हीमोग्लोबिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। दूसरा है लैक्टोज, तो इसका क्या हो जाएगा? दूध। तीसरा है बैलिन, तो इसका क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है ग्लूकोज, चौथा, तो इसका क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड। 5वां हमारा रिवर्स शर्करा, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा RNA। नेक्स्ट है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो कौन सा है? फाइब्रिनोजन। दूसरा है, अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? पेप्टाइड बंध। तीसरा हमारा, ग्लूकोज में पायरेनोज बलय होता है, जबकि फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्यूरोजोन बलय होता है। चौथा है, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 5वां, हमारे शरीर द्वारा निर्मित ना होने वाले अमीनो अम्ल जो शरीर को बाहर से आहार में दिए जाते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। 6वां, विटामिन C का रासायनिक नाम है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। 7वां है, डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र है, तो कौन सा? C12H22O11। 8वां है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो किसका? विटामिन D का। 9th है, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? लैक्टोज। आखिरी, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक का नाम है, तो क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव थे, वो भी प्रश्न बैंक के, हिंदी मीडियम के।
आपको इंग्लिश मीडियम के और सारे सब्जेक्टों के भी यहाँ पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको 12th क्लास क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, परीक्षा बोर्ड 2023 मिल जाएगी और IMP क्वेश्चन मिल जाएंगे 2023 के। ठीक है, तो ये आपको जरूर देख लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।